जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोनिका वर्मा। आई मस्ट से सबसे पहले एक्चुअली एक नया कैटेगरी निकालना चाहिए लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो आज मैं ये चीज बोलने वाला हूँ, ये है भारतीय स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। क्योंकि काफी लोग होते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, ये हैं भारतीय स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। और जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है उनको सबको समझ में आएगा मैं किस किस डायरेक्शन में हिंट कर रहा हूँ और किस किस चीज में बोल रहा हूँ। सबसे पहले शी इज अ PhD in international affairs and she's also a visiting professor in a university in Nagaland as well. लेकिन इनके ट्वीट्स मैं काफी नोटिस करता हूँ और ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्वीट्स करती हैं अबाउट वेरियस डिफरेंट इश्यूज जो भारत में होते हैं, स्पेशली ऑन लेगेसी मीडिया, स्पेशली ऑन ऐसी ऐसी जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव जो हमारे हम लोग आज लड़ रहे हैं जिन चीजों से, तो उनके ऊपर ये काफी बात करती हैं। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं। लेट्स ट्राई एंड सी सिचुएशन क्या है भारत में। इलेक्शन तो चल ही रहे हैं एंड व्हाट इज द गेम गोइंग फॉरवर्ड। सो नमस्कार जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी। मैं आपके चैनल की बहुत समय से फॉलोअर हूँ और आई रियली लव द काइंड ऑफ कंटेंट जो आप डालते हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स हों, बहुत सारे सीनियर वेटरन्स हों, मिलिट्री से हों, उन सबके विचार जो आप हम तक पहुंचाते हैं। स्पेशली आई लव योर एनालिसिस, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ टू बिगिन विद कि देखिए, ये जो इतना नैरेटिव चल रहे हैं अभी इस टाइम पे, एंड नॉर्मली क्या होता है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वेस्टर्न मीडिया में। पहले मीडिया की बात करते हैं। आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, किसी को पकड़ के, एक हमारे जैसे दिखने वाले को, इफ यू नो व्हाट आई मीन, अब ब्राउन पर्सन दे विल कैच एंड दे विल मेक श्योर कि उससे एक आर्टिकल लिखाया जाए। उसको थोड़े पैसे वैसे जेब में, $500-600 जेब में डालो, आर्टिकल लिखवाओ, मोदी हिंदुत्व, ये वो, हिंदू नेशनलिस्ट, बीजेपी, टकाटक करो एंड मूव फॉरवर्ड। दैट वाज द सिंपल गेम। बट जो मैं एक नई चीज नोटिस कर रहा हूं कि जी अभी आर्टिकल्स आ रहे हैं एडिटोरियल बोर्ड्स की तरफ से, एंड एडिटोरियल बोर्ड से जो आर्टिकल्स आते हैं वो सेम लाइंस में होते हैं, वही हिंदू नेशनलिस्ट, बीजेपी, हिंदुत्व, फैशिस्ट, राम मंदिर, ये वो, यू नो नो डेमोक्रेसी, यही चीज है, नैरेटिव वही सेम है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे लगता था कि नहीं नहीं यार, ये तो सिर्फ लोग लिखते हैं, बट अब ऐसा दिखता है कि एडिटोरियल बोर्ड्स ही ऐसे हैं इनके। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आदि जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि द रीजन मैं लेगेसी मीडिया पे इतना फोकस करती हूँ और इतना ज्यादा अपने ट्वीट्स के माध्यम से भी इसके बारे में बात करती हूँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं खुद मीडिया से जो है जुड़ी हुई हूँ। मैंने जो मेरा ग्रेजुएशन था वो मीडिया में किया था, उसके बाद आई ऑल्सो वर्क विद अ कपल ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना कि एडिटोरियल बोर्ड्स का अगर आप देखें तो उनके अंदर से ही इस तरह से आर्टिकल निकल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअली इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिविजुअल्स। वो तो आप आराम से हायर कर सकते हैं, आप जर्नलिस्ट कहीं से भी लेकर आ सकते हैं। ईदर दे आर ब्राउन सिपॉइज, वो लोग जो कि इंडियन होते हैं लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को ज्यादा पुश करते हैं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट्स अबाउट देयर एडिटोरियल पॉलिसी। अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है मीडिया में, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे कोई भी हो, दे आर फुल ऑफ पीपल जो कि उनकी जब एडिटोरियल पॉलिसी जब बनती है तो दे हैव अ वेरी कॉन्शियस वे ऑफ हायरिंग। शायद आपको भी याद होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बार एड आया था एंड दे वर हायरिंग फॉर देयर फाइनेंशियल correspondent in New Delhi, but the financial correspondent that they wanted should have been critical of Prime Minister Modi. तो आप हाँ। सोचिए, एक इंसान जिसे इंडिया के मार्केट में, इंडिया की इकोनॉमी का एक्सपर्टीज जरूरी होती है, वहां उन्होंने रिक्रूटमेंट के उस एड में स्पेसिफिकली अपना जो आइडियोलॉजिकल बायस है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अगर मोदी जी कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो भी आप वो नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको क्रिटिकल ऑफ मोदी ही रहना है। तो ये जो पूरा नैरेटिव मशीन जिसे हम कहते हैं, चाहे वो मीडिया हो, एकेडेमिया हो, थिंक टैंक्स हो, ये सारे के सारे मिलाकर के जो एक पूरा नैरेटिव मशीन, जो एक पूरा प्रोपेगेंडा मशीन जो बनता है, दे हैव अ वेरी टाइट गेट कीपिंग। वो गेट के ऊपर ना दे कीप अ वॉच, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर गोइंग टू लेट इन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ इन। और इस तरह से ही वो डिसाइड करते हैं कि अगर आप इस तरह का कंटेंट लिख सकते हैं, अगर आप इस तरह के विचार रख सकते हैं, इवन इन एकेडेमिया आई सी कि अगर आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है या आपको अगर अपना प्रोफेसरशिप थोड़ा और आगे लेकर के जाना है, so you need to have that type of an ideological bias, that type of an ideological slant. And I face it myself, मैंने खुद बहुत बार महसूस करा है। मेरे पूरे आई थिंक जो पूरा एकेडेमिया, जो मेरा सर्कल है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग और यूनिवर्सिटीज में प्लेस्ड है, we've seen it। वो इस तरह का ना गेट कीप करा ही जाता है हर फील्ड में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे एकेडेमिया हो, चाहे थिंक टैंक हो, कि अगर आप
If you can't use words like Hindutva, Hindu nationalist, communal BJP, Modi is fascist, और ये सारे टिक मार्क्स जो पूरे कीवर्ड्स जो आपने अभी बोले, उन सब पे जब तक आप एक-एक के साथ अपने वर्क में सहमति ना जताएँ, अपने आइडियाज़ में सहमति ना जताएँ, आपको बाहर गेट पर ही रोक दिया जाएगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली, लेकिन मैं आपसे एक सब क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इसमें। क्या आइडियोलॉजी इकोनॉमी को ट्रम्प करता है कि भाई आपके न्यूज़पेपर ना बिके, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन यार आइडियोलॉजी हमको वही रखनी है। ये क्या ये मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि देखिए कोई भी बिज़नेस होता है, उसका मेन चीज़ होता है पैसे कमाने का। यू नो इफ समबडी इज़ डूइंग समथिंग, ही वांट्स टू अर्न सम मनी आउट ऑफ इट यार, नहीं तो क्यों करेगा वो? राइट? अगर कोई न्यूज़पेपर चला रहा है, उसको तो पैसे तो चाहिए यार। आई मीन हाउ डू यू सस्टेन दिस? हाउ डू यू सस्टेन द अ एफर्ट? देखिए, मार्केट लॉजिक तो डेफिनेटली यही कहता है कि अगर हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, चाहे हम आर्टिकल लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, फ़िल्म बना रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर चला रहे हैं या मैगज़ीन चला रहे हैं, नंबर्स आर इन इंडिया। जितने भी उसके नंबर्स हैं, वो इंडिया से ही आपको मिलेंगे। इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट। तो आपको इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए या इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आपको जो डाउट्स जो आप शो करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बट अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा होता नहीं है। अब इसमें 2 तरह की डिविजन्स आप देख सकते हैं। कई मीडियाज़ जो होती हैं, जैसे कि कतार से अगर आप देखें और उनका अल जज़ीरा को अगर आप ढंग से एनालाइज़ करें, तो उनको फंडिंग की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट आप एक खुद बात बताइए, आज के डेट में कितने मीडिया का जो मॉडल, कितना ऐसा मीडिया होगा जिसका जो मॉडल है वो सब्सक्राइबर्स से पैसे लेकर के या मैगजीन की मार्केट वैल्यू से या फिर न्यूज़पेपर की मार्केट वैल्यू से चल रहा है। वो मॉडल एब्सोल्युटली करेक्ट। कंप्लीटली, वो मार्केट का जो मॉडल है वो चेंज हो चुका है। वो मॉडल अब ये नहीं है कि कितने लोग मेरी मैगजीन पढ़ेंगे तो मैं सच बताऊँ। आई या रिमेंबर व्हेन आई वाज़ इन जर्नलिज्म कॉलेज वी वर ट्रेन्ड कि यू शुड बी एबल टू टेल द ट्रुथ बिकॉज़ पीपल वांट टू बाय न्यूज़। एंड पीपल विल पे फॉर योर न्यूज़पेपर ओनली व्हेन यू आर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होना एक क्वालिटी माना जाता था जर्नलिज्म का, एसेंशियल क्वालिटी माना जाता था, तभी आपका अखबार बिकेगा या मैगज़ीन बिकेगी। आजकल जो हम जर्नलिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट है, जिनको आंदोलन जीवी कहते हैं प्रधानमंत्री। तो वो जो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट है, उसका जो पूरा मॉडल है, वो मॉडल ही इसी तरीके का है कि उनको उस मॉडल के अंदर कोई भी एक इश्यू बना कर के अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखिए हम वी स्पीक ट्रुथ टू पावर, या आप हम सरकार को आईना दिखाते हैं, या हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो बातें लोग करते हैं। आप किसी का भी नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहती पर्सनल होके, लेकिन अब इन सब का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ये फंडिंग इनकी कहाँ से आती है? ये कितने तो इंडिया में जितने भी हैं एंटी गवर्नमेंट, वो तो सारे डोनेशन से ही चल रहे हैं। एवरी एब्सोल्युटली एज़ अ मंथ मैटर ऑफ फैक्ट, जो हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पे एक वो नैरेटिव चल रहा है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेप क्रॉस कर दिया कम्युनलिज्म की तरफ एंड दिस एंड दैट। अब ये देखिए, व्हेन यू एक्चुअली लुक एट दीस काइंड ऑफ थिंग्स एंड ये इकोसिस्टम को देखिए, फॉरगेट द इशू। इशू तो भारत में ऐसा इतना बड़ा देश है, आज एक इशू है, कल एक और है, परसों एक और है, परसों शाम को एक और है, परसों सुबह दोपहर में वो 3 इश्यूज हो जाते हैं। इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ होता रहता है उसके अंदर। आई एम नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट द इशू। व्हाट आई एम बॉदर्ड अबाउट, जिस तरह से इकोसिस्टम जगह जगह है आज ऑन अ मंडे मंडे इतनी गर्मी के दिन पे, ये एसी वाले इकोसिस्टम उठा है आज पूरा। लिटरली आप देखिए, फ्रॉम एवरी कॉर्नर देयर इज समथिंग। ठीक है, किसी ने कोई फैक्ट चेक करना नहीं चाहता, एंड यू सी द इकोसिस्टम राइलिंग। और ये क्यों राइल करते हैं? ताकि आवाज बनाते रहें। क्या आपको लगता है ये जो आवाज बनाते हैं, इसका कोई एंड गोल है? क्योंकि मेरे को कोई एंड गोल नहीं दिखता। आप बस बोलते हैं ना, जैसे कोई एक वो डमरू सा होता है ना, जिसके अंदर खाली, उसके अंदर एक छोटा सा कंकड़ डाल दो, गड़ 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 गड़। इनका क्या आपको यही चीज दिखती है कि भाई आवाज निकालते रहो? एक्चुअली इनका जो डमरू जो बज रहा है ना, एक तो डमरू को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हूँ क्योंकि वो शिव शंकर जी से जुड़ा हुआ है और मैं उनकी मतलब बहुत ज़्यादा आर्डेंट वो हूँ, डिवोटी हूँ। ओह! दैट्स ग्रेट। तो मुझे नहीं लगता कि ये डमरू बजाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये डफली खाली बजाते हैं। बर्तन में क्यों? पत्थर फेंका है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो है इनका डेस्परेशन है। डेस्परेशन क्यों है? देखिए पूरे 10 साल से मैं सुन रही हूँ, हिंदूज़ एक हो गए हैं, हिंदू कम्युनल हो गए हैं, हिंदू ऐसा, हिंदू वैसा। They have left no stone unturned to demonize a section of people who have shown their tolerance for the last so many centuries. India, which is where the majority is Hindus, the only country in the world where the majority of only 2 countries are there where the majority is Hindu, other is Nepal. But वहाँ तो आपको पता ही है माओवादियों ने क्या कर दिया. लेकिन in India, we have been tolerant for so many centuries.
पिछले 10 सालों में वो बेचारा एक इंडियन जो था वो वोट दे रहा था डेवलपमेंट के लिए, वो वोट दे रहा था अच्छे दिनों के लिए, वो वोट दे रहा था रिफॉर्म्स के लिए। आज भी अगर इफ यू लुक एट द बीजेपी's मैनिफेस्टो, यू लुक एट द कांग्रेस मैनिफेस्टो, बीजेपी मैनिफेस्टो इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट। इट्स प्रॉमिसिंग थिंग्स व्हिच आर दे विल एंश्योर कि फ्यूचर में रेडी हम रहें, हम इमर्जिंग टेक में आगे जाएं, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे एफटीएस जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में हो। दीज आर द काइंड ऑफ पॉइंट्स दैट बीजेपी मैनिफेस्टो इज टॉकिंग। कांग्रेस हमको 70 के दशक में लेके जाना चाहती है। दे वांट टू ड्रैग अस अवे एंड दे वांट टू ड्रैग अस बैक टू 50 इयर्स अगो, जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक का, प्राइवेट जो थे उनको एबॉलिश कर दिया गया था, मेगा टैक्सेस लगा दिए थे, वेल्थ का इतना टैक्स, उसका इतना टैक्स, जब इकोनॉमी जो है बिल्कुल 3%, 2.5% रेट ऑफ ग्रोथ पे आ गई थी। तो इस तरह का वो जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रहे हैं, अब एक तरफ तो ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ इनका अपीजमेंट का अच्छा खासा चलता है। आप यहाँ भी देखिए कितने इलेक्शन अब तक हुए, स्टेट इलेक्शन अगर आप देखें ध्यान से, पिछले 10 सालों में जितने स्टेट इलेक्शन हुए हैं, उन सब स्टेट इलेक्शन में इन्होंने एक ही बात करी है, कास्ट के ऊपर डिवाइड करो, ये फलाना कास्ट, ढिमका कास्ट। इन्होंने डेफिनेटली दे डिड इट इन साउथ आल्सो, आई रिमेंबर in Karnataka elections, they do it in every other election that happens in Rajasthan, in Uttarakhand, wherever you go, जहां भी स्टेट इलेक्शन हुआ है, इन्होंने कास्ट का मुद्दा उठाया ताकि पहले हिंदूज को डिवाइड करो, ठीक है। दूसरा फिर ये क्या करता है, ये अपीजमेंट का कार्ड खेलते हैं। वो जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी जो है, और सो कॉल्ड माइनॉरिटी के अलावा वो जो एक वल्नरेबल सेक्शन, जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन है, उन सब के खिलाफ ये लोग ये क्या करना चाहते हैं, पॉपुलिज्म चलाना चाहते हैं। और इसी पॉपुलिज्म का मॉडल जो था, इसकी वजह से इतने साल पावर में रहे। वो पॉपुलिज्म का मॉडल क्या था? देखिए, पॉपुलिज्म का मॉडल है कि जो वेल्थ क्रिएटर्स है, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उनसे आप ले करके जो आपका वोट बैंक है, आप उनके हाथ में वो चीजें दे दीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, मुफ्त का अगर आपको मिलता ही रहेगा, तो आप कभी भी खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे? इस तरह की जब बातों को प्राइम मिनिस्टर ने स्टेज से बोल दिया, तो आज ये इतना ज़्यादा रैटल अप हो गए। ये भूल गए कि न उसमें कहीं भी देखिए, अब हम ये बिल्कुल बात कर सकते हैं कि शायद से भाषा का जो उपयोग है, या जिस तरह का जो ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो चश्मा है, इनका चश्मा ही कम्युनल टिंटेड है। ये इन्होंने क्या कर रखा है, दे डू अ वेरी कन्वीनिएंट ट्रिक। जहाँ बात सेक्युलरिज्म की आती है, ये वहाँ तुरंत सेक्युलर हो जाते हैं, और जहाँ पे भी इस तरह की कोई भी बात आती है, ये फटाफट से जो है इस्लामिस्ट हो जाते हैं। तो दे नो हाउ टू प्ले देयर कार्ड्स रियली वेल, एंड दैट आई थिंक इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। क्योंकि आप ये देखिए ना, इस तरह से अगर नहीं बातों को किया जाएगा, और ये अगर सच में पावर में आ गए, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तो तब होगा ना जब वेल्थ का क्रिएशन होगा। क्रिएशन ही नहीं होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूट क्या किया जाएगा? That's the whole thing. I mean, ये तो I don't want to get into the politics of it. मैं ज़्यादा इधर-उधर कुछ बोलता नहीं politics के अंदर, but one thing you must understand is that हर चीज़ का वो एक narrative बनाया जाता है, क्योंकि अभी देखिए latest narratives क्या चल रहे थे। एक बड़ा narrative चला भाई, खालिस्तान के ऊपर इतना ट्राई करा, वो तो काफ़ी, अब मैं तो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें काफ़ी बारी बात कर चुका हूँ कि खालिस्तान का narrative is just another fault line to create। जैसे नॉर्थ साउथ का डिवाइड का है, वो भी उन्हीं लोगों ने बनाया है जो खालिस्तान के, पीटर फ्राइडरिक, जॉर्ज सोरोस, इनका ही पूरा हाथ है। आप उसके बारे में, मैंने एक पूरा शो करा है, उसमें जाके देखिए आप। मैंने बड़ा क्लियरली बोला है कि ये 2019 में एक ये लोकल पॉलिटिकल पार्टी से किसी को वहां पर लेके गए, उसको काफी कर कुरा के वापस लेके आए, गेम करा, हाउ द गेम वर्क्स। सो ये तो यार, दिस इज समथिंग दैट दे डू, एंड पॉलिटिकली मेरे को ये दिखता है कि हमारी जो, और मैंने इसके बारे में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ट्वीट भी करा कि अगर ये डेमोक्रेसी है, भारत रियली नीड्स टू रीथिंक, डू वी नीड दिस काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी? आज ये है, आप ये सोच सकते हो, where would you be going in the future? Although yeah, these kind of discussions are not supposed to be had, right? डेमोक्रेसी में आप डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते। बट ठीक है यार, नाम आपको डेमोक्रेसी रखना है, बट इज दिस व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? जब कोई भी एक तरफ से बात हो रही है, भाई हम फैक्ट्रीज बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम इसको, दूसरी तरफ बोलता है चौकीदार चोर है या ये वो है। Is this the kind of narratives that we are looking for? It's not just in Bharat. By the way, let me put an underground statement right there. It is not just in Bharat. You see what is happening in the US. 91 cases on Trump. 91. एंड यहां पर हमारे केजरीवाल साहब को आप अंदर डाल दो तो वो बोलते हैं भाई डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम करें तो चमत्कार, भारत तो कुछ मत करे। ये तो दिस इज बियॉन्ड रेसिज्म।
इट्स नॉट रेस, इट्स रेसिज्म, ऑफ कोर्स इट इज रेसिज्म, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ ये बात कि कॉलोनाइजेशन जो हुआ था उसका पूरा का पूरा जो ग्राउंड था वो रेसिज्म था, और जो अब हो रहा है उसे हम नियो कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं, कि जब ये किसी कंट्री में जाकर के अपने टेररिस्ट को मार करके आते हैं, सो इट्स एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड दे आर एक्टिंग इन नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, बट व्हेन if we have taken out terrorists in other countries, if those unknown gunmen were sponsored indeed by the Indian state, then they start calling us out और उनको वहां पर प्रॉब्लम होने लग जाती है. Nijjar is a freedom of speech warrior for them. Pannon is a freedom of speech warrior for them. People but who Riddhi have is read not. But sorry to interrupt you. Riddhi Patel is not. Riddhi Patel is the worst vermin on the planet, and she needs to be thrown into the prison, and the keys need to be thrown into the Pacific. उनके लिए रिद्धि पटेल बड़ी खराब है, लेकिन पन्नू बहुत अच्छा आदमी है. आप यहाँ No, पे I चीज don't वो भी support either one of them, by the way. Let me make an I don't exposure here. रिद्धि पटेल ने जो किया, अगर वो वही हमारे देश में जो और पूरे दिन जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं या यूएस में या कनाडा में, जब लिटरली गॉन ऑन रिकॉर्ड, कितने वीडियोस तो गुरुपतवंत सिंह के आप देख सकते हैं जिसमें ही लिटरली वार्निंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर दैट वी विल असैसिनेट यू, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, एंड द काइंड ऑफ स्टफ दैट वाज हैपनिंग इन द दिल्ली राइट्स, वो जो स्टूडेंट्स, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स कर रहे थे, जब व्हेन वी एक्ट ऑन पीपल हु आर चैलेंज द इंडियन स्टेट, लाल किले पे जो हुआ वो क्या था, we take action against them when Indian state wants to deal with them with an iron fist, and which I think is very required, उस टाइम पे अचानक से इनका freedom of speech चालू हो जाता है. Then they teach us what is freedom of speech. Where does the freedom of speech goes when they put their opposition leader into jail, when they try Trump, when they put charges on them? Where does that go when they put Riddhi Patel in jail? Where does that go when they take Osama bin Laden out? सी पावर डेफिनेटली वो हम समझ सकते हैं, पावर वेरिएबल बहुत ज्यादा है कि उनके पास में बहुत ज्यादा पावर थी यूएस के पास जब उन्होंने ये चीज करी थी, एंड वी डोंट हैव दैट मच पावर राइट नाउ, बट दैट डजंट मीन कि वी कांट एक्ट इन अवर नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट. और खालिस्तान इशू का तो देखिए ऐसा है कि एक समय जो कश्मीर होता था ना इंडिया को बीट करने के लिए, वो आज की डेट में वो खालिस्तान के अंदर भी वही ढूंढ रहे हैं. ऑन ग्राउंड देयर विल बी जीरो सपोर्ट फॉर खालिस्तान, बट जो असली खालिस्तान मुझे लगता है जो बनेगा वो कनाडा में ही बनेगा, क्योंकि कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने पूरा का पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में और इंडिया के अगेंस्ट एक टूल किट जो प्रिपेयर कर ली है, एंड आई वोंट इवन स्टे अवे फ्रॉम सेइंग कि नहीं इसके लिए उनकी स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल है. इवन द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल. अब आप देखिए यूएस इंडिया रिलेशनशिप कितना वंडरफुली प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है. आप देखिए पिछले 2014 से लेकर के 2024 आ गया है, 10 सालों में वी हैव साइन सो मेनी अग्रीमेंट्स विद देम, वी आर डूइंग टेक कोलैबोरेशंस विद देम. We in Indo-Pacific also US is so lucky to have India कि ऐसा ally उसको आज तक कभी मिलेगा नहीं लाइफ में. Most of the partners, most of the allies of US want to piggy bank और free ride on its efforts. एक हम यहाँ पर बैठे हैं अपनी मिलिट्री पे काम कर रहे हैं, इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं. I think we will be a precious ally for anyone. हम लोग अपना पैसा खुद भरते हैं for our security or for our economy, and then they are jeopardizing the entire relationship just because of one terrorist. I mean, that's such a stupid hill to die on. Rather than supporting India in condemning or taking action against those Khalistani terrorists, they are supporting them, they are backing them. So I don't think that's going to work in the favor of US-India relations. One of the things देखिए, जब यूएस इंडिया की बात करते हैं, देखिए ये तो आई मीन दिस इज अ स्टूपिड प्रेशर टैक्टिक. यूएस सोचता है कि दे आर टू स्मार्ट एंड they can actually do a whole lot of things, but it won't work. So I want to kind of leave that aside. But the problem is not that. The problem is the lefties who are there, right? They have captured the entire system. अगर आप देखिए इसको, पूरे जो इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से एक लेफ्ट ने कैप्चर कर रखा है. एंड भारत में भी वही है. यू लुक एट द होल द नैरेटिव कि भाई अगर आप थोड़ा किसी से अग्रेस, नो हम तो गांधीवाद, वो यार क्या बात कर रहे हो आप? muscular foreign policy, what do you mean by muscular foreign policy? I mean, I don't understand this. I find it not muscular. मैं तो कितनी बारी बोल चुका हूं, हमको तो फ्रंट फुट में जाके छक्के मारने चाहिए. हम बैक फुट में छक्के मारने की कोशिश करते हैं, कभी कभार लगते हैं, कभी कभार आउट भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, दैट्स हाउ द गेम इज. आई एम सेइंग ठीक है यार, आउट होने का स्कोर है, कोई बात नहीं, आगे जाके मारो. एंड दिस इज बिन माई क्रिटिसिज्म. एंड लोग बोलते हैं भाई आप लोग क्रिटिसाइज नहीं कर. साहब प्लीज वॉच माई शोज, आई क्रिटिसाइज सो मच. ऐसे Maldives was a failure.
मैं तो बड़ा बोल चुका हूं। आज जो आप म्यांमार के साथ कर रहे हो वो 2 साल पहले करना चाहिए था आपको। दैट्स फाइन, इट्स ओके, मिस्टेक्स हैपन, बट इसके अंदर ये नहीं है कि भाई ओहो कुछ नहीं। देखिए ट्राई बहुत है, देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू कांट विश अवे द फैक्टर ऑफ 70 इयर्स ना यार। 70 साल का आप जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपने जो एक जो गड्ढा खोद रखा है अपने लिए, कैन यू जस्ट विश दैट अवे कि वो है ही नहीं? व्हाई डोंट पीपल एक्चुअली हैव स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस और राइटिंग्स फॉर दैट मैटर? आप देखिए किस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं एंड यू वंडर यार ये चैट जीपीटी से लिखा है कि किससे लिखा है? आई थिंक इंडिया में स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को लेकर के ना तो इतना ज्यादा अवेयरनेस है और ना ही स्पेशली इन द एक्सपर्ट्स। अगर आज की डेट में आप देखें तो कोई भी अखबार आप उठा लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए, बट आप शॉक्ड हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये हिंदी न्यूज़पेपर्स जो हैं, स्पेशली 2 न्यूज़पेपर्स जो बहुत ज्यादा बिकते हैं, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, इन्होंने एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। दे हैव स्टार्टेड कोलैबोरेशन विद द इकोनॉमिस्ट एंड वॉशिंगटन पोस्ट। तो जो कंटेंट इकोनॉमिस्ट में और वॉशिंगटन पोस्ट में जो छपता है, वही अब कंटेंट जो है वो इन अखबारों में भी छपने लग गया है। और जब वो छपता है ना, कहीं भी डिस्क्लेमर नहीं आता कि जिस विषय में बात हो रही है या जिस व्यू से बात हो रही है, वो पर्सपेक्टिव इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं है। देखिए, इकोनॉमिस्ट का है पर्सपेक्टिव या वॉशिंगटन पोस्ट का है, वो इंडियन पर्सपेक्टिव तो है नहीं। हम भी जानते हैं एडिटोरियल बोर्ड दोनों के कितने बाइस्ड है। सो दे कम फ्रॉम अ वेरी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वो सारा पश्चिमी देश जो सोचते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स क्या सोचता है, यूके क्या सोचता है, उसके पर्सपेक्टिव से वो सब चीजें लिखी जाती हैं और उनको हम्म। एज इट इज हिंदी अखबार छापते हैं। अब उसमें यूक्रेन युद्ध के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, और यूक्रेन युद्ध के ऊपर बात करके वो हर समय उसमें ये लिख रहा है, जो उनका एक्सपर्ट है, कि रशिया जो है वो मॉरली गलत है, रशिया ये है, रशिया वो है। ऐसे ही जब व्लादिमीर पुतिन अपना इलेक्शन जीते थे, तो जितने भी ओपेड्स थे, सब ओपेड्स में मैं आपको टॉप न्यूज़पेपर्स की बता रही हूँ, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑल द मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स, सबके अंदर व्लादिमीर पुतिन को लेकर के वो जो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है ना, व्लादिमीर पुतिन इज अ वॉर क्रिमिनल, ही इज अ बैड गाय, वो यूक्रेन में जाकर युद्ध कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इज नॉट मॉरली राइट, वो सब चीजें ही हिंदी अखबारों में छपी थी। अब मुझे आप एक बात बताइए, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी शुड बी अवर कॉमन डिनोमिनेटर व्हाइल डिसाइडिंग कि व्लादिमीर पुतिन अच्छा है कि बुरा है। हमारे रशिया के साथ क्या रिलेशंस हैं, पुतिन हमारे बारे में क्या सोचते हैं, पुतिन हमारे लीडर्स के बारे में क्या सोचते हैं, दैट शुड बी द डिटरमिनेंट ऑफ अस डिसाइडिंग वेदर पुतिन री-इलेक्शन इज गुड और बैड। अब रशिया के साथ आप देखिए, वो हमारे साथ फार ईस्ट में कितना कोऑपरेशन कर रहे हैं। हम उनके साथ नए मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो आईएनएसटीसी जो है, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। देन वी आर आल्सो टॉकिंग विद देम रिगार्डिंग एनर्जी। एक ज़माने में जब ईरान के साथ में हम तेल नहीं खरीद पा रहे थे, रशिया ने हमें डिस्काउंटेड ऑयल दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम रहा और इंडियन इकोनॉमी इतने अच्छे तरीके से जो है ग्रो कर पाई। अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं और हमारा जो एनालिसिस जो होता है, हमारे जो चश्मे जो हम लगा लगा लेते हैं, वो लग जाते हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के। तो इंडिया में इस चीज को लेकर के ना एक बहुत बड़ी डिबेट की जरूरत है। जब आपने मुझे भारतीय स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट बोला था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि आई एम अ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, बट आई एम नॉट someone who won't talk about India's national interest. When I say I am Bharatiya strategic affairs expert, that means I'm going to talk about India's national interest. इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये सब जो प्रिंसिपल्स है ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो 70 साल से हमने जो गड्ढा खोदा हुआ था अपने ही ऊपर, मॉरल्स की जो हमने वो लगा रखी थी ना, सेल्फ इम्पोज्ड कहते हैं, अपने आप को जो हमने टाई अप कर रखा था, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, फिर हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी, वैसे ही भारत अपनी शक्तियां भूल चुका था। हमने भी अपने ऊपर वो पूरा मॉरल्स का जो है एक वो लगा लिया था कि शक्ति तो हम बना ही नहीं पाएंगे, इकोनॉमी तो हम ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, हम कभी भी राइज तो दोबारा कर ही नहीं पाएंगे। हमने सब कुछ मान लिया था कि अब तो हम गरीब हो गए हैं, हम कॉलोनाइज हो गए थे, हम क्या करें। तो चलो जी, हमने मॉरल ग्राउंड्स पे इंडिपेंडेंस हासिल करी थी, अभी मॉरल ग्राउंड्स पे फॉरेन पॉलिसी भी बना लेते हैं। हमने अपने वो आप को जो ही विक्टिम अपने आप को ही विक्टिम कार्ड दिखा दिया। हम नेता तो बने, लेकिन हम नेता भी किनके बने? हम नेता भी बने उन देशों के जो बेचारे हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे, और उनका भी हमने कुछ भला नहीं करा। वो जिन देशों के हम नेता बने नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम पर, वो देश भी हमसे आगे निकलते गए। आप देखिए, नैम में शुरू में ईस्ट एशिया के जितने कंट्रीज शामिल हुई थी, धीरे धीरे उन्होंने इंडिया का जब रवैया देखा कि यार ये तो यहाँ पे बैठ के नैम का ही झंडा हिला रहे हैं, अपन निकलो इधर से, एंड वी शुड डेफिनेटली बी वर्किंग ऑन आवर इकोनॉमी एंड राइज अप द पावर लैडर।
वो उन्होंने किया, ईस्ट एशियन मिरेकल जो है वो हुआ, एशियन टाइगर्स बने। चाइना ने भी यही समझदारी चली। जब हम वेस्ट के साथ में केवल इसलिए रिश्ते नहीं बना रहे थे क्योंकि हमको नाम नाम खेलना था, चाइना वो स्मार्ट, उन्होंने रेप्रोचमेंट कर लिया फटाफट से। उन्होंने देखा यूएस वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद अस बिकॉज़ दे वांट टू टेक ऑन रशिया, सो फटाफट से वी विल बिकम फ्रेंड्स विद यूएस एंड दे मेड यूज ऑफ दैट। अभी वो वेस्टर्न जो फूल्स थे, दे वर थिंकिंग चाइना में हम पहले कैपिटलिज्म ले आते हैं, फिर डेमोक्रेसी ले आएंगे। वहां चाइना ने उनको अच्छे से बता दिया कि भाई तुम इकोनॉमी तक रुक जाओ, डेमोक्रेसी का हम देख लेंगे। नाउ चाइना हैज बिकम रिच बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द वेस्ट। बट आज की डेट में चाइना डेमोक्रेसी है नहीं है, और यहाँ हम बैठ करके रोज उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि प्लीज हमको हमारी डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट दे दो। जब वीडेम इंडेक्स आता है या और कोई जो उनके थिंक टैंक्स हैं वो हमारे लिए जब डेमोक्रेसी रैंकिंग्स इशू करते हैं, आप देखिए उसमें अथॉरिटेरियन कंट्रीज को हमसे भी ऊपर रैंक कर रहे हैं। उनके हिसाब से वेस्ट एशिया में डेमोक्रेसी है, नहीं हमसे नहीं, वो ज्यादा तो अब आगे, वो तो हम तो बहुत ही खराब लोग हैं। आई मीन है ना। टेरिबल और पीपल। हम, so it's nothing but a way to shame India. It's nothing but a conspiracy to sow a doubt in the minds of the Indians, और इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं। चाणक्य ने भी इसके बारे में, जिसे लोग कौटिल्य भी कहते हैं, इस विषय में बात करी है कि अपने ही जनता के, अपने ही राजा के खिलाफ जनता को भड़का देना। ये चीज जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से कर रहे हैं। हमसे ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी और ये सब जो है सर्टिफिकेट दे दे के वो हमारी कंट्री में इंक्लूड करना चाहते हैं, हमारे कंट्री को इंटरफेयर करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि वही भारत जो एक समय में ब्रिटेन की कॉलोनी था, आज इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया है। तो ये जो कुछ कड़वे सच हैं जो उनसे एक्सेप्ट नहीं करे जा रहे। और केवल पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, आप भी जानते हैं आदि जी कि आगे आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी कितना ग्रो कर जाएगी। अभी हम जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, मैं अगर 2/3 मेजोरिटी आ जाती है, 400 पार सच में हो जाता है, तो आप सोचिए कितना ज्यादा रिफॉर्म वाला एक माइंडसेट जो है वो गवर्नमेंट लेकर के आई है अपने मैनिफेस्टो में, बीजेपी लेकर आई है अपने मैनिफेस्टो में। और अगर वो वाकई इंप्लीमेंट करेगी उन पॉइंट्स को, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में हो, चाहे वो इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि ये भारत के लिए आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा एक समय लेकर के आएगा, जब भारत जो शक्ति वो है, वो शक्ति को जो अब एम्ब्रेस भी करने लग गया। इंडिया इज अ नेचुरल ग्रेट पावर। इंडिया इज अ नेचुरल ग्रेट पावर। वी वर ऑलवेज अ नेचुरल ग्रेट पावर ड्यू टू अर टेरिटरी। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, इतनी सारी रिसोर्सेज, ज्योग्राफी इतनी इज बड़ी इन आवर फेवर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ज्योग्राफी हमारे फेवर में है। पॉपुलेशन हमारे फेवर में थी, हर चीज हमारे फेवर में थी, नहीं तो था केवल मिलिट्री और इकोनॉमी, जो दोनों ही चीजें बनाई जा सकती थी, लेकिन उसके लिए चाहिए एब्सोल्युटली। था विल पावर, जिसकी खासी कमी थी। अब विल पावर भी आ गया है, ये भी आ गया है, तो इन लोगों से अब बर्दाश्त थोड़ी ना होगा। चाहे खालिस्तान का इशू हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे हमारे इलेक्शंस के टाइम पर हमारे खिलाफ इनको ये सब करना हो, ऑल ऑफ देम हैव। आप देखें आदि जी, इंडिया पे अटैक एक क्वार्टर से नहीं आता है। जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ये एक तबके के लोग नहीं करते हैं, ये इस्लामिस्ट भी करते हैं। टर्की, कतार, पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा एक्सेस है वहां से, तो फिर मैं पता है क्या बोलता वेस्टर्न हूँ, बाय द वे, मैं तभी हंस रहा हूँ। आई कॉल देम साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट। ठीक है, तो ये एक टर्म आप यूज करिए, साइनो वहाबी, जिसमें ये सारे आ यस, जाते हैं, एंड लेफ्टिस्ट बिल्कुल जो वेस्ट वाले हैं। बिल्कुल दिस टर्म पुट्स टेक्स इन एवरीबडी। आप खालिस्तानी ले लो, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट में आ जाते हैं। आप टेररिज्म ले लो, ये उसमें आ जाता है। आप चाइना ले लो, ये उसमें आ जाता है। दिस इज अ ब्लैंकेट टर्म एंड आई टेक द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग दिस टर्म, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट। एंड मैं इसको बोलता हूं साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट का अलायंस है। इट इज दैट बैड कि भाई जो लेफ्टिस्ट होते हैं दे हेट एवरीवन एल्स, लेकिन भारत के अगेंस्ट में साइनो के साथ भी बैठ जाएगा, वो वहाबी के साथ भी बैठ जाएगा। एंड मैंने अपने चैनल पे प्रूव करके दिखाया है कि ऑल दीज थ्री फोर्सेस वर्क टुगेदर। आई हैव शोन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमको पता ही है चाइना तो बैक करता ही है पाकिस्तान को, तो साइनो वहाबी का तो कनेक्शन है ही। मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाया है वेयर अमेरिकन आर फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर क्या बोलोगे? ये जो एक अलायंस है, एंड इस टाइम पे ऐसा दिखता है कि जो दुनिया में सबसे बड़े बड़े एनिमीज हैं, साइनो और लेफ्टिस्ट, वो दोनों साथ साथ हैं। देखिए
जब हम लेफ्टिस्ट की बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी रशिया में, फिर उसके बाद चीन में कॉमन इंटरनेशनल ने उसको वो सपोर्ट करा, फिर इंडिया में ये आया। रशिया और चाइना दोनों ही आज की डेट में नेशनलिस्ट बन गए। खासतौर पे चाइना, रशिया तो खैर अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कम्युनिज्म के का हम क्या ही बोले उनके विषय में, लेकिन चीन के अगर बारे में हम बात करें ना, तो 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। एक तो उन्होंने अपने नेशनलिज़्म पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। यहाँ के लेफ्टिस्ट आपको सिखाएँगे आप ग्लोबल सिटीज़न बनो। यहाँ के लेफ्टिस्ट आपको बोलेंगे नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट को इतना तवज्जो नहीं देना, डोंट गिव इट इम्पोर्टेंस। मोर इम्पोर्टेंट इज़ इंटरनेशनल रेलेवेंस, मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि आप इंटरनेशनल इंटरेस्ट की सोचिए। इंटरनेशनलिज़्म वो आपको सिखाते हैं। लेकिन वही हम्म। लेफ्टिस्ट जब चाइना में चले जाते हैं, तो वो चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? The first thing that the leaders did in China after communist state was established was to turn these very people into nationalists. हम्म। आज की डेट में चीन का जो एक लेफ्टी है वो अपने देश के बारे में बात करेगा, और जो इंडिया का लेफ्टिस्ट है वो पूरे विश्व की भलाई, विश्व की नहीं नहीं, शांति वो चीन के बारे के में बारे बात में। करेगा। वो चीन के बारे में तो डेफिनेटली बात करेगा। आप सीपीआईएम का इस इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो है आप वो उठा के देखिए। मैंने इस बार क्या किया, मैंने चीन का और सीपीआईएम का, कांग्रेस का और बीजेपी का, तीनों का मैनिफेस्टो मैंने रखा, तीनों को अच्छे से एनालिसिस उनका किया। सीपीआईएम का मैनिफेस्टो पता है क्या कहता है? और आपके व्यूअर्स शायद ये बात पहले भी जानते हो, शायद आपने भी अपने चैनल में ये बात बोली हो, लेकिन मैं दोबारा से रिआइटरेट करूँगी कि वो मैनिफेस्टो कहता है न्यूक्लियर वेपन्स जो है उन्हें एलिमिनेट करा दो इंडिया के। विश्व में शांति आ जाए इसके लिए आप इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दीजिए। भाई चीन के बारे में बात कर लो, देयर न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर मल्टीप्लाइंग, दे आर नहीं नहीं, ग्रोइंग चीज एक्सपोनेंशियली। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, ऐसे थोड़ी बात कर सकते हैं। वो ये तो गलत बात बोल रहे हो आप। दे वोंट टॉक अबाउट दैट, दे वांट इंडिया हाँ, टू डीन्यूक्लियराइज। इंडिया डीन्यूक्लियराइज हो जाएगा तो विश्व में शांति आ जाएगी। देखिए इस तरह की बातें सीपीआईएम के मैनिफेस्टो में लिखी है। अब मैंने तो मैडम, जाके नहीं लिखी। सीपीआईएम ने एक बारी में बोला था इंडिया को 18 देशों में बांट देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 18 कंट्रीज। ठीक है, हाउ ये सीपीआईएम का डिफरेंट सीपीआई फ्रॉम का प्लान था एक बारी। राहुल गांधी कॉलिंग फॉर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम राहुल गांधी सेइंग कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? आप जैसे हम्म। कह रहे हैं आदित्य जी कि चीन ने कहा, सीपीआईएम ने कहा कि इंडिया को 18 भागों में बांट दो, वही बात तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कोई भी तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि इंडिया जो है एक प्रॉपर, इट्स अ कंट्री, इट्स अ स्टेट। ये हमारा, ये इट्स अवर होम, इट इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो सालों से जिंदा है और आगे भी रहेगी, और इस सिविलाइजेशन ने पूरी दुनिया को कितना कुछ दिया है, कोई इस बारे में बात हम्म। करके राजी नहीं है। एवरीवन वांट्स टू से कि यार ब्रिटिश दे गए थे कंट्री मुफ्त में, अब इसका क्या करें, तो चलो इसे डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि सी दे आर नॉट पेडलिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, दे आर पेडलिंग हम्म। चाइना। आपको भी पता, आप भी शायद ये बात आप पहले भी अपने चैनल पे बोल चुके होंगे, दे लिटरली से चाइना's chairman is our chairman। हाँ। when Mao was in power नहीं, when इवन Mao was नाउ, in power इवन नहीं नहीं, इवन नाउ द करंट लीडर्स विल से भैया वो बॉस से पूछ के बताएंगे हम। बॉस कौन है? देख ये लीजिए तो आप। इंटरव्यू में बोल चुके हैं इनके लीडर्स। इनके मैनिफेस्टो में ये सब चीजें लिखी हैं कि चीन के साथ हमें जो है रिश्ते अच्छे कर लेने चाहिए, चीन के साथ हमें एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। अरे हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? चीन ने हमारे साथ में क्या कहते हैं ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन करा था नरसिम्हा राव जी के टाइम पर। हम हम तो नहीं गए थे चीन के पास, चीन ने भी इंटरेस्ट शो करा था कि आओ तुम्हारे साथ में ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट कर लेते हैं, कुछ कुछ टाइम तक अब हम ग्रो करते तुम भी ग्रो करो। वो जो 30 इयर्स की जो विंडो ली थी ना चाइना ने स्ट्रेटेजिकली, उसका फायदा उठा करके चाइना आज 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। और हमने जो चरस उन्होंने हमारे दिमाग में बो दी, हमने वो चरस का उपयोग कर करके हम इतना ज्यादा हाई हो गए, हमें लगा चीनी हिंदी भाई भाई, वही वापस से हमारी मेंटालिटी हो गई। तो हमने अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में चाइना को एंट्री दे दी। अब अपनी इकोनॉमी में हमने अपनी फैक्ट्रीज बंद करके चाइना को इतना ज्यादा एंट्री दे दी है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो उनके साथ में 100 बिलियन है। अब यहाँ आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय वो तो एक टाइम पे बीसीआईएम के लिए भी एग्री कर गए थे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो वो बीसीआईएम वाला जो पूरा कंपोनेंट था, आई थिंक इंडिया, म्यांमार, भूटान एंड चाइना, वो वाले पे भी वो अग्री कर गए थे। फिर उन्होंने बोला था कि ये आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की भी बात उस टाइम पे उठी थी, और उस टाइम सबको उसका ज्वाइन नाम करने कुछ और वाले था। थे।
मनमोहन सिंह जी वो भी ज्वाइन करने वाले थे। फिर मनमोहन सिंह जी के समय मैं खुद शॉक्ड रह गई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ कर के। उस समय ये बातें लिखी जाती थी, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जर्नलिस्ट है, नाम नहीं लूँगी उनका, आप उनका ओपिनियन पीस उठा के देखिए। पता है वो वहाँ क्या कह रही हैं? कि चीन को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसे लगा देने चाहिए, क्योंकि इंडिया तो खुद लगा नहीं पाएगा। हमारी सड़कें, our roads, our dams, our bridges, our railways, our airport, सब कुछ चीन से बोलो पैसे लगा देगा। तो हम तो उनका वेसल स्टेट बनने के लिए पूर्णतः तैयार थे। अभी ऑब्वियसली एक तरफ तो एमओयू तो साइन करा ही था ना आपने। करा ही था ना, तो इकोनॉमिकली तो हम ऑब्वियसली बिल्कुल चीन के साथ में वो कर रहे थे। चीन ने जैसे ही ग्रो करना स्टार्ट करा, चीन ने वो जो डेंग शियाओपिंग एक एडवाइस देकर गए थे, हाइड योर एबिलिटी एंड बाइड योर टाइम। जैसे ही वो समय समाप्त हुआ, शी जिनपिंग ने देखा, वाह भाई अब तो हम अमीर बन चुके हैं, अब तो टाइम आ गया है एबिलिटी भी शो करने का। व्हाई बाइड योर टाइम, नाउ इट्स टाइम टू शो द एबिलिटी। तो हमारे साथ उन्होंने फिर थोड़े बॉर्डर पे इनकर्जन्स चालू करे। फिर कोविड-19 के टाइम क्या हुआ वो भी आपने देखा, डोकलाम का इश्यू आपने देखा, फिर गालवान वैली में क्या हुआ वो हमने देखा। तो इस तरह से जब चीन ने अपने असली हमें रंग दिखाने शुरू करे, अभी तो वो अरुणाचल प्रदेश में भी क्या कहते हैं अपना हक जो है जताने के लिए जगहों के नाम भी बदल कर बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो देश हमारे साथ कर रहा है, अ कंट्री व्हिच इज़ डेली मैं ऐसा मानती हूँ, चीन हमारे साथ डेलिबरेटली अपना बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो सेटल डाउन नहीं कर रहा। क्योंकि चीन को भी पता है कि वो जब तक डिस्प्यूटेड रहेगा ना, वो जो अनसेटल्ड बाउंड्री है, वो इंडिया को उतना ज़्यादा क्या कहते हैं कमज़ोर रखेगी। क्योंकि हम अपनी एनर्जी बॉर्डर पे पीस के लिए लगाते रहेंगे, बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए लगाते रहेंगे। अपने समय पे तो उन्होंने आराम से ग्रो कर लिया। जब हमने उनके साथ ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया, वो 30 साल की विंडो में चीन तो हमसे इतना आगे निकल गया। अब जब हम बेचारे 3.7 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन बनने के जब हम ख्वाब देख रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो हमारे साथ दे डोंट वांट टू सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट बिकॉज़ दे नो वो हो गया तो न्यू दिल्ली में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक शांति आ जाएगी, वो नहीं करेंगे। तो आप एक बात बताइए, चीन से हम बात तब करें ना जब चीन हमारे लिए क्या कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा हो। चीन इंडिया को ग्रेट वॉर की तरह देखना ही नहीं चाहता। एनएसडी में हमारी एंट्री नहीं होने देता। सिक्योरिटी काउंसिल में वो चाहता ही नहीं कि हम हों। ह हमारी जहाँ भी पावर की बात आती है, जहाँ पर भी हमारे लीडर्स की बात आती है, वहाँ चीन का रवैया एकदम बदल जाता है हमें लेकर के। हमारे टेररिस्ट्स को यूनाइटेड नेशंस में ग्लोबल टेररिस्ट और वो नहीं होने देता, क्या कहते हैं, डेज़िग्नेट नहीं होने देता। तो इतनी सारी चीज़ें चीन हमारे साथ करता है। अब हम क्यों चीन के साथ में दोस्ती रखें? और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक। सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ के आज इमर्जिंग टेक में इतनी अच्छी पकड़ बना ली है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें, आप 5G देखें, आप रोबोटिक्स देखें, कोई भी आप फ़ील्ड उठा लीजिए, चाइना हमसे कोसों आगे है। हम बेचारे अभी मैन्युफैक्चरिंग पे आए हैं, अब हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, अब हम अपने देश में फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, आईफ़ोन की सप्लाई चेन अब हमारे देश में आई है। तो अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ में क्यों हाथ मिलाएँ? हम क्यों बैंडवैगन करें उनके साथ? जब वो हमारे क्या कहते हैं कौटिल्य ने भी ये चीज़ कही थी कि एनिमी जो हमारे इमीडिएट नेबर्स होते हैं वो हमारे एनिमी होते हैं। अब तो चाइना हमारा इमीडिएट नेबर ही अब तो एनिमी है, अब क्या कर सकते हैं? बट सीपीआईएम विल कन्विंस यू अदरवाइज़, दे विल टेल यू अरे ऐसा थोड़ी ना होता। चीन दे एंड द वर्स्ट थिंग इज़ इलेक्टोरली दे आर नॉट रेलेवेंट। सीटें नहीं आती अब इनकी। जब तक सीटें आती थी इन्होंने न्यूक्लियर डील भी नहीं होने दी। मनमोहन सिंह को भी इन्होंने ब्लैकमेल किया था। अब इनकी सीटें नहीं आ रही हैं। बट ये जो एक बहुत फेमस डायलॉग बोलते हैं ना कि सरकार तुम्हारी है बट सिस्टम हमारा है। ये इस बात के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हुआ है। इनका सिस्टम आज भी इन्हीं का ही है और ये बात मैं अच्छे से बोलूँगी। यू गो टू एकेडेमिया, यू गो टू मीडिया, यू गो टू थिंक टैंक्स, हर जगह पर अभी भी इसी तरह की बातें होती है। वो थिंकिंग अब बदलने लग गई है, रेशो चेंज हो रहा है। मेरे जैसे भारतीय स्ट्रेटेजिक अफेयर्स अब एटलीस्ट हर जगह पे 10 अगर इनके जैसे होंगे तो शायद 2 या 3 मेरे जैसे भी होंगे। लेकिन आई थिंक अभी भी समय है और अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बदलाव की। एब्सोल्युटली करेक्ट, there's just no this thing, and बहुत पुश करना है, अभी तो बहुत बहुत काम बाकी है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला बात करने के लिए। हम लोग वी विल कीप इन टच एंड लेट्स ट्राई एंड सी हाउ टू फाइट दिस, क्योंकि ये गेम और ये जंग, ये वॉर, ये युद्ध, ये तो आगे चलता रहेगा। एंड कहीं ना कहीं हमको द ओनली ओनली वे टू डू दिस इज टू स्टिक टुगेदर एंड कीप योर हेड्स टुगेदर, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक साथ जुड़े रहिए। नेशनलिज्म इज द की। वोट करिए जाके, एंड प्लीज वोट वाइजली। ऑन दैट नोट जी, जय हिंद, Dr. Monica, madam, and I'll be sure to get you back on the platform
for another very, very interesting discussion. Jai Hind, Jai Bharat.